हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेस। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी कोर की हमारी बुक है वितान भाग 1। इसका तीसरा अध्याय है हमारा आलो आधारी। ये हमारी एक तरीके से आत्मकथा ही मान लेंगे आप बेबी हालदार की, यानी कि हमारी जो रचयिता हैं इस पूरे पाठ की बेबी हालदार, उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों का यहाँ पर उल्लेख किया है और किस तरीके से वो एक बहुत अच्छी कवयित्री लेखिका बनी, इसका भी उल्लेख इस पाठ में किया है। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। ये दोनों अलग अलग कोर्सेज है, इसलिए इनमें बुक्स भी आपके लिए अलग होती हैं। जो आज हम करा रहे हैं वो है कोर। तो कोर की हमारी जो है वो 3 बुक्स चलती हैं। पहली है आरोह भाग 1, दूसरी है वितान भाग 1 और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आज हम आपको आपकी हिंदी की पूरक पुस्तिका यानी कि वितान भाग 1 के तृतीय अध्याय से परिचित करा रहे हैं। यानी कि ये जो हमारा पाठ है आलो आंधारी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि इसका हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम पहले भी कर चुके हैं। पूरा कंप्लीट है ये। आज उसके बचे हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो एक तरीके से पूरा चैप्टर हमारा रेडी हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। एग्जाम में इस पे आपसे बहुत सारे प्रश्न, लगभग 10 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को, इस पूरे पाठ को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये पाठ एक जो है इसमें लेखिका के बारे में भी काफ़ी हद तक चीज़ें बताई जाती। तो लेखक परिचय भी आप पढ़िएगा और बाकी ये पूरा पाठ तो हमको पढ़ना है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, आलो आंधारी पाठ के रचयिता कौन है? तो इसे किसने लिखा है? कुमार गंधर्व, अनुपम मिश्र, बेबी हालदार या इनमें से कोई नहीं। ये पूरी कहानी जो आलो आंधारी है, ये बेबी हालदार की ही कहानी है और उन्होंने ही इसे प्रस्तुत किया है। तो इसकी रचयिता कौन हुई? वो है बेबी हालदार। प्रश्न संख्या 2 है, बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? अब उनके कितने बच्चे थे? एक बड़ा लड़का था और भी छोटे लड़के थे, तो सारा उसमें दिया गया है ना। तो कितने बच्चे हैं? 2, 3, 4 या 5। तो बेबी हालदार के 3 बच्चे हैं। एक बच्चा बड़ा था जो कहीं जॉब करता था, ठीक है, जिसके बारे में नहीं पता था, लेकिन तातुश उसे ढूंढ के लाते हैं, वापस उस जगह से छुड़ाते हैं और अच्छी जगह जॉब कराते हैं। और 2 बच्चे तो बेबी हालदार के साथ ही रह रहे थे। तो टोटल कितने हो गए? उनके 3 बच्चे थे। प्रश्न संख्या 3 है, बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवक ने मदद की थी? वो कौन सा युवक था जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल था? उनके अपने तो उनके लिए मदद कर नहीं रहे थे, लेकिन किसने उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी नौकरी दिलाने में? इवन तातुश के यहाँ भी। सुनील ने, भोलादा ने या उनके भाई ने या इनमें से कोई नहीं। तो किसने करी थी? सुनील, भोलादा या उसके भाई ने। तो किसने मदद करी थी? उससे मदद करने वाला था सुनील। उन्होंने बहुत मदद करी थी जॉब के लिए। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4, बेबी हालदार से पहले तातुश के घर में काम करने वाली को कितना वेतन मिलता था? बेबी हालदार आई थी तो उससे पहले जो है वो 40-45 साल की एक लेडी थी जो वहां पर काम करती थी। उसको कितना वेतन यानी कितना पैसा मिलता था? 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये या 1200 रुपये? तो उसको जो सैलरी मिलती थी वो थी 800 रुपये की। प्रश्न संख्या 5 है, बेबी हालदार से पहले तातुश के घर में काम करने वाली की उम्र कितनी थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कितनी उम्र थी? 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 या 50 से 55। तो जो वहां पर काम करती थी वो थी 35 से 40 की उम्र के बीच में, यानी कि 40 के आसपास की वो लेडी थी जो पाठ में बताया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, बेबी हालदार कितनी पढ़ी लिखी थी? अब वो पहले से पढ़ना लिखना जानती थी, तभी तो पढ़ने के लिए उनके पास इतना इंटरेस्ट था। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो इंटरेस्ट नहीं रखेगा ना पढ़ने के लिए। और तातुश ने उनसे पूछा भी था कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो उन्होंने क्या बताया था? पाठ में इस चीज़ के लिए बारे में लिखा है। तो उन्होंने 4वीं कक्षा तक पढ़ाई करी थी, 5वीं तक करी थी, 6वीं तक करी थी या 7वीं तक करी थी? तो सही ऑप्शन क्या है? उन्होंने 7th क्लास तक की पढ़ाई करी हुई थी। तो सही ऑप्शन है 7वीं तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी हुई थी। प्रश्न संख्या 7 है, तातुश के बच्चे तातुश को क्या कहकर बुलाते थे?
पिता, बाबा, तातुश या पापा। तो याद देखिए तातुश के जो भाई बेबी हालदार तो उन्हें तातुश कहती थी, लेकिन तातुश के खुद के भी जो बच्चे थे वो उन्हें क्या कहकर बुलाते थे, वो बुलाते थे तातुश, इसीलिए तो बेबी हालदार भी उनको तातुश बोलती थी। तो बंगाली में तातुश का मतलब ही बाबा या पापा होता है। प्रश्न संख्या 8, तातुश के कितने बच्चे थे? अब तातुश जो जिस घर में रहते थे उनके अपने बच्चे भी थे, 1 2 3 4, कितने थे? तो तातुश के बच्चे थे 3, ठीक है, तो उनके साथ भी रहते थे और बाहर भी थे, तो उनके 3 बच्चे थे। बेबी हालदार के किराए के घर में कुल कितने सदस्य रहते थे? जब बेबी हालदार जब जिस घर में किराए पे रहती थी ना, तो उनके घर में कितने लोग रहते थे? 1 2 3 4, तो कितने लोग रहा करते थे वहां पर? 3 लोग रहते थे, खुद बेबी हालदार और उनके 2 बच्चे। भाई पति से तो वो अलग हो चुकी थी, और क्या कहते हैं, बड़ा बच्चा कहीं बाहर उनका जॉब करता था, तो वहीं पे ही रहता था, तो इसलिए सिर्फ बेबी हालदार और उनके 2 बच्चे उस किराए के मकान में रहा करते थे। तातुश के परम मित्र कौन थे जिन्होंने बेबी हालदार की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी और उनको इंकरेज भी किया था लिखने और पढ़ने के लिए? तो उनके परम मित्र थे सुनील, जेठू, भोलादा या इनमें से कोई नहीं? तो उसमें जो उनके परम मित्र थे वो थे जेठू, जो क्या कहते हैं बेबी हालदार के लिखे हुए लेखों को उन्होंने पढ़ा भी और बहुत अप्रिशिएट किया और उन्हें इंकरेज किया कि नहीं, उनको और भी आगे लिखना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है, जब बेबी हालदार का घर तोड़ा गया तो उसकी मदद किसने करी थी? अब क्या था ना, वो पूरा दिन काम करती थी, काम करके जब वो शाम को पहुंची तो देखा कि उनका घर तोड़ दिया गया था, सामान सारा बिखरा पड़ा था, बच्चे बाहर रो रहे थे, मकान क्योंकि वो क्या कहते हैं अवैध कब्जा था इसलिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा उसे तोड़ दिया गया था, तो उसके मकान भाई सारी रात वो वहीं पे रही। फिर किसने उनकी मदद करी थी और उन्हें रहने के लिए आसरा भी दिया था? तो कौन थे वो? सुनील, जेठू, उसके भाई या तातुश? तो तातुश को जब ये पता चला कि भाई उनका घर तोड़ा जा चुका है तो वो पूरा सामान, बच्चे और बेबी हालदार इन सभी को लेकर जो है वो कहाँ आ गए थे? अपने घर पे, और अपने घर में एक कमरा जो है वो रहने के लिए उन लोगों को दे दिया था। तो सही ऑप्शन क्या है? तातुश, उन्होंने मदद करी थी। भोलादा किस धर्म से संबंधित था? भोलादा जो है वो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई? तो भोलादा जो है वो मुसलमान थे। प्रश्न संख्या 13, बेबी हालदार के बड़े लड़के को कौन ले गए थे? कौन लेकर गए थे? भाई बड़ा लड़का उनके साथ नहीं था, कौन लोग उनको लेकर गए थे और अपने यहाँ काम करवा रहे थे? पड़ोस के लोग, उसके पिता, सुनील या इनमें से कोई नहीं? तो कौन लेकर गए थे? वो थे पड़ोस के लोग जो हैं वो उसको ले गए थे और अपने हिसाब से वो उनको काम करवाते थे। प्रश्न संख्या 14 है, तातुश के छोटे लड़के का क्या नाम था? तातुश का जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम क्या था? अर्जुन, सुखदीप, रमण, कौन या इनमें से कोई भी नहीं? तो उनका सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम क्या था? अर्जुन। ये जब बेबी हालदार ने पूरी बात लिखी ना तो उसमें बीच बीच में ये सारी चीजें लिखी हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं इस तरीके से इसलिए लेकर आई हूं ताकि आप ध्यान दो चैप्टर को पढ़ने में कि बहुत सारी चीजें चैप्टर के अंदर से निकल रही हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दोगे ना तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये फिर आगे जाकर आप उनमें फंस सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम एज इट इज ही क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस के रूप बदले जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारा कहने का सिर्फ यहाँ ये मतलब है कि आप समझो कि क्या पूछा जा रहा है, समझो, क्योंकि है क्वेश्चन छोटे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े क्वेश्चंस हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप तभी पता कर सकते हो जब आपने चैप्टर को इत्मीनान से पढ़ा हो तब। प्रश्न संख्या 15 है, तातुश के बच्चों में से सबसे कम बोलने वाला लड़का कौन सा था? अर्जुन, सुखदीप या रमण? तो उनके सबसे कम बोलने वाले लड़कों में था अर्जुन। जो सबसे छोटा लड़का था वो बहुत ही कम बोलता था। प्रश्न संख्या 16 है, बेबी हालदार को पार्क में जो लड़की मिली थी उसका क्या नाम था? वो जाते थे ना भाई, पूरा दिन काम करती थी, तो तातुश ने बोला कि भाई इतना तुम बोर हो जाती हो, जाकर थोड़ी देर थोड़ा समय बाहर भी बिताओ जाके। तो वो पार्क जाती थी अपने बच्चों को लेकर, तो वहां जो लड़की मिली थी जिससे उनकी फ्रेंडशिप हुई थी वो लड़की कौन थी? सुनीता, सुनिधि, सुनीति या सोनाली? तो जो उस लड़की का नाम था सुनीति, क्योंकि कुछ दिन बाद वो भी चली गई तो फिर उसके बाद उन्होंने पार्क में जाना बंद कर दिया था ना, तो उस लड़की का क्या नाम था? सुनीति। प्रश्न संख्या 17 है,
बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई है? अब यहाँ पर उनके जो लेखन है उसकी तुलना जो है जेठू ने किसके साथ करी थी? आशापूर्णा देवी, जेठू, तातुश या इनमें से कोई नहीं। तो जेठू ने इसकी तुलना करी थी आशापूर्णा देवी के साथ में उनके लेखन से। जब उनके लेख को पढ़ा तो उन्होंने बोला कि जैसे लगता है आशापूर्णा देवी खुद स्वयं लिख रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। प्रश्न संख्या 18 है, बेबी हालदार ज्यादातर अपना लेखन किस समय में करती थी? अब पूरा दिन तो वो काम करती रहती थी, ठीक है भाई, घर का काम हुआ, तातुश के घर का काम हुआ, बच्चों के साथ समय है, सारी चीजें, सारा अरेंज करना, सब कुछ करना, खाना बनाना, सारी चीजें रहती थी। तो रात का समय एक ऐसा रहता था जिस समय वो फ्री रहती थी और तब वो लेखन कार्य किया करती थी। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो क्या रहेगा सही? रात के समय वो लेखन कार्य किया करती थी। प्रश्न संख्या है 19, दरकार का क्या अर्थ है? दरकार, अब इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द लिया गया है, जरूर, जरूरत, जोगन या जागना। तो दरकार का तात्पर्य होता है जरूरत, अर्थात इस चीज के, जैसे कोई बोले ना इस चीज की दरकार नहीं है, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक चीज होती है। तो दरकार का तात्पर्य क्या हुआ? जरूरत। प्रश्न संख्या 20 है, जबरन का क्या अर्थ होता है? एक शब्द आया है जबरन, इसका अर्थ क्या होता है? खुश होना, तैयार रहना, जबरदस्ती करना, जोर से रोना। तो यहां जबरन का जो तात्पर्य है वो है जबरदस्ती करना। किसी चीज से हम कोई बोले जबरदस्ती करें, कुछ जैसे हम बोले कि नहीं मुझे ये चीज दे दो, तुम्हारा जैसे कोई फ्रेंड है, तुम किसी से कोई बुक मांग रहे हो, वो नहीं दे रहा है, तो तुम उसको जबरदस्ती उससे अगर छीनोगे तो क्या होगा? तुम जबरन ये काम, ये जबरन मुझसे ये किताब नहीं ले सकते, वो ये शब्द कहेगा। तो जबरन का तात्पर्य तुम जबरदस्ती करके मुझसे ये बुक प्राप्त नहीं कर सकते हो। प्रश्न संख्या 21 है, बेबी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? बेबी काफी छोटी थी जब उनका विवाह हुआ था, तो उनकी उम्र कितनी थी? ये पाठ में मेंशन है, 10 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में या 16 वर्ष की आयु में। तो बेबी जब जो है 13 वर्ष की थी तब उनका विवाह हो गया था। अब 13 वर्ष का बच्चा तो कितना छोटा होता है, आजकल समझ ही नहीं आती, तो उस समय उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। प्रश्न संख्या 22 है, बेबी फरीदाबाद आने से पहले कहाँ रहती थी? फरीदाबाद आने से पहले कहाँ रहती थी? कोलकाता, मुंबई, दुर्गापुर या दिल्ली? तो वो कहाँ रहती थी फरीदाबाद आने से पहले? दुर्गापुर में रहा करती थी। तो ध्यान रखिएगा ये सारी जगहों के नाम है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 1 नंबर का आंसर रहेगा ये, और ये पता कर आपको ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी कि वो पहले कहाँ रहती थी, अब कहाँ रहती हैं, कितने बच्चे थे, क्या था, सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्रश्न संख्या 23 है, बेबी हालदार की एकमात्र रचना का क्या नाम है? अब उन्होंने सिर्फ एक रचना लिखी, उस एकमात्र रचना का नाम क्या है? मेरी आत्मकथा, सुनहरे दिन, आलो आंधारी या मेरा परिवार? तो उन्होंने जो एकमात्र रचना करी वो थी आलो आंधारी, वो उनकी एकमात्र रचना है जिसको हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, उसका कुछ अंश हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 24 है, वर्तमान में बेबी हालदार कहाँ रहती हैं? अभी प्रेजेंट समय में तो कहाँ रहती हैं? दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद या गुरुग्राम? तो अभी वर्तमान समय में वो रहती हैं गुरुग्राम में। हम ये बात नहीं कर रहे कि जब वो तातुश के यहाँ काम करती थी, जब तातुश के यहाँ काम करती थी तो उस समय फरीदाबाद में रह रही थी, उसके पहले वो दुर्गापुर में रह रही थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इस समय वो प्रेजेंट समय में गुरुग्राम में रहती हैं। प्रश्न संख्या 25 है, तुम भी आशापूर्णा देवी बन सकती हो, वो शब्द किसके हैं? ये चीज किसने बोली थी? शर्मिला दी के हैं, सुनील के हैं, तातुश के हैं या जेठू के हैं? तो ये किसने बोले थे? जेठू ने ये बोले थे कि तुम भी जो है वो आशापूर्णा देवी की तरह बन सकती हो, अर्थात तुम्हारा लेखन कम से उन्हीं की तरह पर है। तो वो कंपेयर उन्होंने किया था। प्रश्न संख्या 26 है, तातुश बेबी को कितना वेतन देते थे? भाई बेबी से पहले जो लेडी काम कर रही थी, जो कि 35 से 40 उम्र की थी, उसे 800 रुपए वेतन मिलता था, उसको हटा के तातुश ने बेबी को रखा था। तो बेबी को वो कितना वेतन दे रहे थे? 1000 रुपए, 800 रुपए,
500 रुपए या 700 रुपए, तो वो उसको वेतन दे रहे थे 800 रुपए ही, यानी कि जो वेतन उसको मिल रहा था वही वेतन इनको भी मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जब बेबी का काम देखा था तो उसको और भी फैसिलिटीज दी थी, उनको ऊपर का बाथरूम दिया था नहाने के लिए, क्योंकि वहाँ टॉयलेट का अच्छा प्रबंध नहीं था। तो टॉयलेट, उसके बाद उसका घर टूट गया तो उसके बच्चों को ला के भी वहाँ रखा, उनके बच्चों का एडमिशन कराया, पढ़ाई कराई, उनको जब बीमार पड़ जाते तो दवा कराते। इस तरीके से सिर्फ वेतन देना ही नहीं होता, बाकी और ग्राउंड्स पे भी उनकी बहुत सारी मदद वो किया करते थे। प्रश्न संख्या 27 है, लेखिका का मकान किसने गिराया था? अब लेखिका जिस किराए के मकान में रहती थी वो घर गिरा दिया, एक दिन काम से पहुंची तो वो घर गिरा दिया गया था। वो किसने गिराया था? मकान मालिक ने, गुंडों ने, चोरों ने या सरकारी कर्मचारियों ने? तो ये मकान किसके द्वारा गिराया गया था? ये मकान गिराया था सरकारी कर्मचारी, क्योंकि भाई क्या होता था कि सरकारी जमीन होती है, लोग उस पर झोपड़ी बना लेते हैं और फिर उसी में लोगों को किराए पर रख लेते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। तो इस तरीके से वो सरकारी जमीन थी और उस पर झुग्गी झोपड़ियां बन गई थी। तो जब सरकार को लगा कि नहीं ये अनऑथराइज है तो उन्होंने उसको तोड़ दिया था। तो किसके द्वारा गिराई गई थी? सरकारी कर्मचारियों द्वारा गिराई गई थी। प्रश्न संख्या 28 है, घर टूटने पर बेबी को किसने शरण दी थी? अब उनका जब घर टूट गया तो भोला दा उन्हें ले आए थे, तो कहाँ लेकर आए थे? तातुश के यहाँ, सुनील के यहाँ ने करी, भोला दा ने करी या भाई ने करी? तो उनकी मदद किसने करी थी? तातुश ने करी थी, तातुश ने उनको शरण दी थी। प्रश्न संख्या 29 है, लेखिका ने अपनी रचना में नारी की किस समस्या की ओर संकेत किया है? अब इनकी जो हमने ये पूरी रचना पढ़ी आलो आधारी, इसमें नारी की कौन सी समस्या को उन्होंने मुखर होकर बताने की कोशिश करी है? बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज की समस्या, नारी के अकेले रहने की समस्या। तो उन्होंने बताया ना कि जिस तरीके से वो अकेले रहती थी, बाथरूम की दिक्कत थी, किस तरीके से मकान मालिक का लड़का परेशान करता, रास्ते में चलते लोग उन्हें परेशान करते थे। क्यों? क्योंकि वो अकेली स्त्री थी, उनका पति उनके साथ नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने इस पूरे उसमें नारी के अकेले रहने की समस्या का जो है वो खुलकर वर्णन किया है कि एक स्त्री जब समाज में अकेले रहती है तो उसे किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बताया है। प्रश्न संख्या 30 है, जेठू कौन थे? सुनील के पिता, तातुश के मित्र, सुनीता के पिता या मकान मालिक? तो जेठू कौन थे? वो तो तातुश के मित्र थे, बहुत ही परम मित्र थे। प्रश्न संख्या 31 है, शर्मिला दी क्या काम करती थी? अब शर्मिला दी जो है वो क्या काम करती थी? वो भी जो है वो तातुश की मित्र थी। क्या काम करती थी? कविता लेखन, अध्यापन का काम, सिलाई कढ़ाई या घर में काम? तो शर्मिला दी किया करती थी अध्यापन कार्य, अर्थात वो एक अध्यापिका थी, तो उसी काम में वो लगी रहती थी। प्रश्न संख्या 32 है, आलो आधारी पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अब ये जो पाठ हमने पढ़ा इसमें हमें क्या प्रेरणा, हम जब क्या कहते हैं इनको देख रहे हैं, आलो आधारी में हम बेबी हालदार के जीवन को देख रहे हैं, उनके संघर्ष को देख रहे हैं, तो इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हम इनसे क्या सीख सकते हैं? मुसीबत में धैर्य रखना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट है, सहनशीलता नहीं छोड़नी चाहिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो ये पूरा पाठ पढ़ने के बाद हमें ये प्रेरणा मिलती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मेहनत मत छोड़िए, ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दो और आप ये सोचो कि आपको बहुत सारी अर्निंग हो जाएगी, आप बहुत सारे फेमस हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहली चीज़ है, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप परिश्रम करिए। प्रश्न संख्या 33 है, आलो आधारी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अब ये कौन सी भाषा में बेसिक लिखी गई है? और हम लोग तो अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको ट्रांसलेट भी किया गया, अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो सबसे पहले ये जानिए कि बेसिकली जब बेबी हालदार ने इस पुस्तक को लिखा तो वो कौन सी भाषा में थी? ब्रज भाषा, हिंदी, बांग्ला या मराठी? तो ये लिखी गई थी बांग्ला भाषा में, क्योंकि बेबी हालदार खुद बंगाली थी, इसलिए उन्होंने इसे बांग्ला भाषा में लिखा था। प्रश्न संख्या 34 है, आलो आधारी गद्य किस विधा की रचना है? अब ये जो हम पढ़ रहे हैं पाठ, ये किस विधा में लिखा गया है?
उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है या आत्मकथा है। तो ये जो पूरी हमने यहाँ पर पढ़ी, ये आलो आधारी का सिर्फ अंश है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ काट चाट के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो ये पूरी है ये क्या है, इसमें हमने देखा कि बेबी हालदार के जीवन के बारे में ही लिखा गया है, उनके संघर्ष के बारे में लिखा गया है और खुद उन्होंने ही लिखा है, तो इसलिए ये आत्मकथा है। याद रखिए, जैसे बेबी हालदार के ऊपर कोई और, जैसे मान लीजिए अन्नपूर्णा देवी, जेठू या तातुश लिख रहे होते तो वो जीवनी बन जाती, लेकिन चूंकि इसे खुद बेबी हालदार ने लिखा है इसलिए यह एक आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 35 है, बेबी हालदार क्या कार्य करती थी? अब क्या कार्य करती थी, ये तो पाठ में मेंशन है कि वो लोगों के घरों में काम किया करती थी। फल बेचने का, सब्जी बेचने का, घरेलू नौकरानी का, ये खेती करने का। तो वो क्या काम करती थी? वो एक घरेलू नौकरानी थी। प्रश्न संख्या 36 है, आलो आधारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब ये पूरा पाठ हम पढ़ रहे हैं आलो आधारी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। क्या मतलब होता है? अमर उजाला, मन का उजाला, ज्ञान का उजाला या अंधेरे का उजाला। तो इसके पाठ का नाम आलो आधारी इसलिए रखा गया है, इसका अर्थ होता है अंधेरे का उजाला, अर्थात जो जीवन बेबी हालदार जी रही थी उस जीवन से निकलकर वो बहुत ही उजाले और अच्छे जीवन की तरफ आई, इसीलिए इसका नाम रखा गया आलो आधारी, जिसका अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। प्रश्न संख्या 37 है, तातुश किस रूप में कार्यरत थे? अब तातुश क्या काम करते थे या उनका प्रोफेशन क्या था, वो क्या किया करते थे? मजदूर के रूप में काम करते थे, शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, वकील के रूप में करते थे या डॉक्टर के रूप में करते थे? तो तातुश जो हैं वो एक अध्यापक थे, अर्थात वो एक शिक्षक के रूप में कार्य किया करते थे या उनका व्यवसाय जो है अध्यापन था। तो कोई भी हो तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा से रिलेटेड उनका क्षेत्र था। प्रश्न संख्या 38 है, अभिधान क्या शब्द है? अभिधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शब्दकोश, मुद्राकोश, परागकण या ध्यान मुद्रा। तो यहाँ अभिधान का तात्पर्य होता है शब्दकोश, जिसको हम लोग डिक्शनरी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, शर्मिला दी बेबी हालदार को किस भाषा में पत्र लिखा करती थी? अब शर्मिला दी जो है उनको बहुत इंकरेज करने का काम करती थी लिखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। तो जब वो पत्र लिखती थी, चूंकि उनके साथ तो रहती नहीं थी, उनके पत्र आते थे बेबी के नाम पे, तो वो किस भाषा में लिखती थी? हिंदी में, अंग्रेजी में, बांग्ला में, मराठी में, किस में लिखती थी? बांग्ला भाषा, कन्नड़ भाषा, हिंदी भाषा या उड़िया भाषा? तो वो लिखा करती थी हिंदी भाषा में पत्र, क्योंकि शर्मिला दी जो थी ये वो हिंदी लिखना जानती थी और यहाँ पर बेबी जो है वो हिंदी, इंग्लिश, वो हिंदी और बांग्ला दोनों समझती थी, इसलिए उनके पास हिंदी में पत्र आया करते थे। प्रश्न संख्या 40 है, आलो आधारी शीर्षक का अनुवादक कौन है? अब बेसिकली ये जो आलो आधारी रचना की गई बेबी हालदार द्वारा, ये बांग्ला भाषा में थी। अब इसका अनुवाद किया गया। अब इसका अनुवाद किया किसने? सुबोध कुमार, शरद जोशी, वासुदेव सिंह या प्रबोध कुमार? तो इसके अनुवादक थे प्रबोध कुमार, उन्होंने इसको बांग्ला से हिंदी में लिखा था। प्रश्न संख्या 41 है, पति का घर त्यागने के बाद बेबी हालदार को किसकी चिंता सताने लगी थी? अब पति उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, मारता था, तो उन्होंने पति को छोड़ दिया। अब पति को जब छोड़ा तो उनके 3 बच्चे थे, उनको साथ लेकर निकली। तो अब घर छोड़ने के बाद जब पति का घर छोड़ दिया तो किस चीज़ की चिंता उनको ज़्यादा सता रही थी? ऑप्शन में दिया गया है 3 बच्चों के पालन पोषण की, काम के तलाश की, मकान के किराए की या इनमें से सभी। तो उन्हें किस चीज़ की चिंता सता रही थी? उन्हें इन तीनों की ही चिंता सता रही थी, क्योंकि भाई अगर हमने घर छोड़ा है तो कमाना पड़ेगा, तभी तो खाना पीना चलेगा। उसके ऊपर ये 3 बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। दूसरा, मकान रहने के लिए, अब एक पति का घर छोड़ दिया तो दूसरा मकान लेंगे, मकान किराए देने के लिए भी। तो बेसिकली उन्हें इन तीनों चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि आगे उनका सर्वाइव करना ज़रूरी था और इसी चीज़ में जद्दोजहद में हमने देखा है कि पूरा उनका लाइफ शुरू हुई है। प्रश्न संख्या 42 है, आलो आधारी आत्मकथ्यात्मक रचना में किस विषय का उद्घाटन किया गया है? अब ये पूरी कहानी हमने पढ़ी, पूरी आत्मकथा पढ़ी, इसमें किस विषय के बारे में हमारे सामने रखा गया है? घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का, दफ्तर में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का, विद्यालय में जाने वाले बच्चों के जीवन की जटिलताओं का,
भीख मांगने वाले बच्चों के जीवन की जटिलताओं का। तो इसमें सीधे सीधे हम बेबी हवलदार जी के बारे में देख रहे हैं और उनका काम था, वो लोगों के घरों में काम करती थी, तो उनके जीवन में क्या क्या परेशानी आई ये हमने देखा। तो सीधे सीधे इसमें किस चीज़ का उदाहरण किया गया है, वो है घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं, अर्थात उनकी जीवन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, इन सब का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 43 है, पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? पहली बात तो ये पंक्ति किसने बोली है, ये सीधे सीधे हमें पता है कि ये इसी पाठ यानी कि आलू आधारी से ली गई है। ये पंक्ति बेबी हवलदार ने बोली है। तातुश ने जब उन्हें पेन और कॉपी दी कि जाके रोज डेली लिखा करो, तो रात जाती और रात में उसे रोज लिखती, तो ये बात उन्होंने इस पाठ में लिखी है। तो सिंपल क्या है, राजस्थान की रजत बूंदे, आलो आधारी, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर या रजनी। तो किससे लिया गया है, ये है आलो आधारी पाठ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 44 है, बेबी हवलदार ने पति का घर किस कारण से छोड़ा था? अब उन्होंने पति का घर छोड़ा क्यों था? भाई शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, अब पति को क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण था? पति की मृत्यु के कारण था, उनके पति मर गए थे इसलिए उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। पति द्वारा बच्चों को पीटने के कारण, पति बहुत ज़्यादा बच्चों को पीटते थे इसलिए बच्चों को लेकर अलग हो गई। पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने से, यानी कि उनका पति जो है उन्हें बहुत प्रताड़ित करता था, मारना पीटना ये सब किया करता था, इस वजह से या इनमें से सभी। तो इसका जो सही कारण है वो है हमारा तीसरा, यानी कि पति द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, पति उन्हें बहुत ज़्यादा मारते पीटते और उनका शोषण करते थे, इस वजह से उन्होंने उस घर को छोड़ दिया था। प्रश्न संख्या 45 है, साहब के पूछने पर बेबी हवलदार ने किस बंगाली लेखक का नाम लिखा? अब साहब कौन थे? भाई एक दिन क्या था, बेबी हवलदार सफाई कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, डस्टिंग करते करते स्टडी में पहुंच गई और वहाँ पे तातुश की किताबें रखी थी, उसको साफ करते करते उलट पलट के वो देखने लगी, तो वहीं पे तभी तुरंत तातुश आ गए। तो तातुश देख के बड़ा ताज्जुब कि भाई काम करने वाली पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने बोला क्या तुम पढ़ लेती हो? तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ने का शौक़ है। तो उन्होंने पूछा कि हाँ तुमने कितने लेखकों के बारे में जानती हो, बताओ ज़रा। तो उन्होंने कुछ लेखकों के नाम लिए थे, वो कौन थे नाम देखिए, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर, काली नजरुल इस्लाम या इनमें से सभी। तो इन तीनों के ही नाम लिए थे, तो सही आपका क्या है, इनमें सभी के नाम उन्होंने तातुश को बताए थे। प्रश्न संख्या 46 है, पार्क में लेखिका की मुलाकात किससे हुई थी? भाई वो पूरा दिन घर में काम करती, सब करती, तो तातुश ने कहा कि भाई थोड़ी देर तुम बच्चों को लेकर पार्क में चली जाया करो। तो वो पार्क में जाने लगी। तो पार्क में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? कवियत्री से, भोला दास से, तातुश की पत्नी से या बंगाली लड़की से? तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी एक बंगाली लड़की से जिसका नाम सुनीति था, है ना। प्रश्न संख्या 47 है, तातुश ने बेबी को एक दिन क्या चीज दी थी? उन्होंने क्या चीज दी थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में बताया था, कटोरी, कॉपी पेन, खिलौने या गिलास। तो उन्होंने क्या दिया था? कॉपी पेन दिया था और कहा था डेली कुछ ना कुछ लिखो, और उसे लेकर वो घर गई और रात में डेली 1-2 पेज वो लिखने लगी थी। प्रश्न संख्या 48 है, बेबी पार्क में क्या करने के लिए जाती थी? वो किस लिए जाती थी? पार्क में सैर करने, अपने बच्चों को घुमाने, अपनी पुरानी सहेली से मिलने या इनमें से सभी? तो क्या करने वो जाती थी? वो जाती थी बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन घर में काम करना, उसी घर में तातुश के घर में रह रही थी। तो तातुश ने कहा भाई थोड़ा इंसान को चेंज चाहिए होता है ना, इसलिए उन्होंने बोला कि जाके पार्क में बच्चों को ले जाकर, बच्चों का भी घूमना फिरना खेलना हो जाता है, तुम्हारा भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, इसलिए पार्क में जाया करो। प्रश्न संख्या 49 है, तातुश का प्रिय अखबार कौन सा था? तातुश चूंकि एक अध्यापक थे, पढ़ने लिखने का शौक था, तो उनके यहाँ न्यूज़पेपर भी आता था। तो कौन सा न्यूज़पेपर उनका सबसे ज़्यादा प्रिय था? द टाइम्स, द इंडिया, द हिंदू या प्रभात खबर? तो सही क्या है आपका? वो है द हिंदू। जो पेपर आता था वो उनका सबसे प्रिय था और वो उसे काफ़ी टाइम तक पढ़ते थे। कि जैसे होता ना कि हम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप पढ़ लिया थोड़ा हो गया, लेकिन वो उसको बहुत देर तक पढ़ा करते थे। प्रश्न संख्या 50 है, तातुश लेखिका के आने पर खुश क्यों हो जाते थे? अब तातुश जो है घर में अकेले रहते थे, तो लेखिका आती थी वो खुश क्यों हो जाया करते थे? क्योंकि वह घर का सारा काम कर दिया करती थी इसलिए,
क्योंकि वह लेखक का लेख लिखने में मदद करती थी। वो लेख लिखते रहते ना तो कहीं अटक जाएं तो वो लेके तातुश की मदद कर दिया करती थी, इसलिए। क्योंकि वो लेखिका को बेटी की तरह मानने लगे थे, इसलिए। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही कारण क्या था? वो लेखिका को एक बेटी की तरह मानने लगे थे, इसलिए जब वो घर पे आती थी तो वो बहुत खुश हो जाया करते थे। तो ये हमारा आलो आधारी पाठ यहाँ समाप्त हुआ। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इस पाठ को समझ लिया होगा, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं था, आत्मकथा थी, तो जो जो जीवन में हुआ उन सभी को हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इस चैप्टर के साथ ही हमारी ये व्युत्थान बुक भी समाप्त होती है। लेकिन परेशान नहीं होइएगा, अभी हमारी तीसरी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम बाकी है, तो उसको भी हमें पढ़ना बाकी है ना, तो जल्द ही उसको भी लेकर मैं आपके लिए आऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नई बुक जो है अभिव्यक्ति और माध्यम के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन हाँ, ये चैप्टर जो यानी कि ये बुक हमारी व्युत्थान और आरोह जो ख़त्म हो चुकी है, इसके सभी पैटर्न में कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो इन सारे ही बुक्स के सभी चैप्टर्स को आप बिल्कुल 100% फ्री देख सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाकर, यूट्यूब पे और हमारे ऐप पे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो तीनों में किसी भी जगह जाएंगे 100% फ्री वीडियो मिलेंगे। निश्चिंत होकर सभी वीडियो को देखिए, अच्छे से चैप्टर रेडी कीजिए। तो अभी हमारी बुक जो बाकी है ना, तो लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और साथ में बैठकर उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।